नाम बताएंगे, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ पर रहने वाले हैं, उसके आसपास। आ रहा है। आगे इधर जामर वगैरह होगा। जेमर तो नहीं है। हाँ बोलिए। आगे आगे। मैं तो इस बाइक में जाओ। हाँ ये ओके। हेलो। हेलो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी नमस्कार। मैं कुमारी सती कश्यप मॉडल स्कूल जांगा से कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी की शैक्षणिक जीवन में कई अविस्मरणीय घटनाएं होती हैं। आप अपने जीवन से संबंधित ऐसी कोई घटना बताइए जिससे आपको प्रेरणा मिली हो। बहुत बार खुद की घटनाओं से ज़्यादा औरों की घटनाओं से प्रेरणा मिलती है, लेकिन उसके लिए हमें उस प्रकार का स्वभाव बनाना पड़ता है। कठिन से कठिन चीज में किस प्रकार से जीवन को जिया जा सकता है। आप लोगों में से पढ़ने का शौक किस किस को है? वो मास्टर जी कह रहे हैं वो किताबें नहीं, उसके सिवाय किताबें पढ़ने का शौक ऐसे कितने है? आप लोग कभी एक किताब जरूर पढ़िए, पॉलीएना करके किताब है। मैंने बचपन में पढ़ी थी वो किताब और करीब करीब सभी भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ है। 70-80 पन्नों की वो किताब है और उस किताब में एक बच्ची का पात्र है और उसके मन में विचार आता है कि हर चीज में से अच्छी बात कैसे निकाली जा सकती है। तो उसने एक घटना लिखी है तो उसके घर के बगीचे में जो माली काम कर रहे थे वो बूढ़े हो गए और शरीर ऐसा टेढ़ा हो गया। तो एक बार बच्चे ने जाके पूछा कि दादा कैसे हो? तो उन्होंने कहा नहीं अब तो बूढ़ा हो गया, देखिए मैं पर ऐसे ऊपर खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, मेरी कमर ऐसी टेढ़ी हो गई है, बस मौत का इंतजार कर रहा हूँ। तो बच्चे ने कहा नहीं दादा ऐसा मत करो, देखिए भगवान आपके कितना मेहरबान है। पहले आपको खड़े होते थे और बगीचे में काम करने के लिए ऐसे मुड़ना पड़ता था, अब भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आपको बार बार मुड़ना नहीं पड़ता है और आप बगीचे के काम आसानी से कर सकते हैं। यानी एक घटना एक के लिए दुख का कारण थी, दूसरे के लिए वो प्रेरणा का कारण थी। और इसलिए मैं मानता हूं कि घटना कोई भी हो, हमारा उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण कैसा है उसके आधार पर जीवन की प्रेरणा बनती है। तो मैं आप सबको कहूंगा और यहाँ के व्यवस्थापकों को कहूंगा, लाइब्रेरी में 5-6 किताबें पॉलीएना की रखें और बारी बारी से सब बच्चे पढ़ लें
कभी असेंबली में मीटिंग हो तो उसमें भी उस पर कोई न कोई प्रसंग बताएं, ठीक है? थैंक यू सर। अगला बच्चा अजाबारी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रणाम। मेरा नाम हर्षिता नाग है। मैं आस्था विद्या मंदिर जावंगा की कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। महोदय जी, हमने सुना है कि आप दिन में 18 घंटे काम करते हैं। इतने परिश्रम के बीच यदि आपको तनाव महसूस होता है तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? मैं कितने घंटे काम करता हूँ इसका हिसाब किताब तो मैंने किया नहीं, और एक तो आनंद इसलिए आता है कि मैं गिनता ही नहीं हूं कि कितने घंटे काम किया। जब हम गिनना शुरू कर देते हैं कि मैंने इतने घंटे काम किया, ये काम किया, वो काम किया, तो फिर लगता है हाँ बहुत हो गया। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा अपने अनुभव में, जब मास्टर जी ने आपको कोई होमवर्क दिया हो और उस होमवर्क जब मास्टर जी लिखवाते हैं तो ये तो सैटरडे संडे खराब हो जाएगा, साहब टीचर ने इतना लिखवा कर दिया है। लेकिन जब कमरे में जाकर के लिखना शुरू कर देते हैं और होमवर्क पूरा कर देते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही होमवर्क पूरा हो जाता होगा आपकी थकान उतर जाती होगी। आपने देखा कि नहीं ऐसा? काम पूरा होते ही थकान उतर जाती है कि नहीं उतर जाती है? जब तक काम बाकी है तब तक थकान लगती है कि नहीं लगती है? तो एक बात पक्की है कि काम की थकान कभी नहीं होती, काम न करने की थकान होती है। एक बार कर देते हैं तो काम का आनंद होता है, संतोष होता है, और इसलिए जितना ज्यादा काम करते उतना ज्यादा आनंद मिलता है, जितना ज्यादा काम करते ज्यादा संतोष मिलता है। दूसरा, एक पुरानी कथा है, बहुत बढ़िया कथा है। कोई एक स्वामी जी पहाड़ पर किनारे बैठे थे और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल के भाई को उठा करके पहाड़ चढ़ने जा रही थी। तो स्वामी जी ने पूछा, अरे बेटी तुम्हें थकान नहीं लगती क्या? तो उसने जवाब, नहीं ये तो मेरा भाई है। तो स्वामी जी ने कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारे साथ कौन है, मैं ये पूछ रहा हूं तुम्हें थकान नहीं लगती? इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तुम अपने छोटे भाई को लेकर के चढ़ रही हो, तुम्हें थकान नहीं लगती? नहीं नहीं बोले, ये मेरा भाई है। तो स्वामी जी ने फिर से पूछा, अरे मैं तुम्हें नहीं पूछ रहा हूं कौन है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही? तो कह रहे, स्वामी जी मैं आपको बता रही हूं ना, मुझे मेरा भाई है। कहने का तात्पर्य यह था कि जब अपनों के लिए जीते हैं तो थकान कभी नहीं लगती है। समझे? मुझे 125 करोड़ देशवासी मेरे अपने लगते हैं। मैं उन परिवार का सदस्य हूं, 125 करोड़ का देशवासियों का मेरा परिवार है। उनके लिए कुछ करने का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और मेहनत करने का मन करेगा कि नहीं करेगा? अपनों के लिए जीने का मन करेगा कि नहीं करेगा? फिर थकान लगेगी। बस यही है इसका सब कारण। थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रणाम। सर, मेरा नाम किशन कुमार मंडावी है। मैं सक्षम आवासीय विद्यालय जावंगा में रहता हूँ। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। सर, आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता किसे मानते हैं? इसका श्रेय आप किसे देते हैं?
जीवन की सबसे बड़ी सफलता किसे मानते हैं, उसका श्रेय किसे देते हैं? आपकी जीवन की सबसे बड़ी सफलता किसे मानते हैं, उसका श्रेय किसे देते हैं? जीवन को सफलता और विफलता के तराजू से नहीं तोलना चाहिए। जिस दिन हम सफलता विफलता इसी के हिसाब लगाते रहते हैं तो फिर निराशा आ जाती है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक ध्येय लेकर के चलना चाहिए। कभी रुकावट आए, कभी कठिनाइयां आए, कभी 2 कदम पीछे जाना पड़े, लेकिन अगर उस ध्येय को सामने रखते हैं तो फिर ये सारी बातें बेकार हो जाती हैं। तो एक तो सफलता और विफलता को जीवन के लक्ष्य को पाने के तराजू के रूप में कभी देखना नहीं चाहिए, लेकिन विफलता से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ज्यादातर लोग सफल इसलिए नहीं होते हैं कि वो विफलता से कुछ सीखते नहीं हैं। हम विफलताओं से जितना ज्यादा सीख सकते हैं, शायद सफलता उतना हमारी शिक्षा नहीं देती है। तो मेरा जीवन ऐसा है जिसको हर कदम विफलताओं का ही सामना करना पड़ा, और मैं सफलताओं का हिसाब लगाता नहीं हूं, न सफल होने के मकसद से काम करता हूं। एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अपनी भारत मां की सेवा करना, 125 करोड़ देशवासियों की सेवा करना। विफलता सफलता आती रहती है, लेकिन कोशिश करता हूं विफलता से ज्यादा सीखने का प्रयास करता हूं। थैंक यू सर। और कोई बच्चा आगे बेटा आगे। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सादर प्रणाम। मैं नीलेश्वरी कश्यप, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जाऊंगा 8वीं की छात्रा हूं। महोदय जी, यदि आप राजनीति में नहीं होते तो क्या होते? लेकिन जीवन का सबसे बड़ा आनंद यह होता है बालक रहने का। बालक बने रहने का कितना आनंद होता है, और जब बड़े हो जाते हैं तब पता चलता है कि बालकपन छूटने का कितना नुकसान होता है। तो अगर ईश्वर मुझे पूछता क्या चाहते हो, तो मैं कहता जिंदगी भर बालक बना रहे हो। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई आइए लो। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, प्रणाम। मैं सपना सरकार पीटीपीएमटी कोचिंग स्कूल छुलो आसमान से। सर, आप अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या आप हमें अपनी सफलता का राज बताना चाहेंगे? मैं समझता हूं अभी मुझे ये सवाल पूछा ही गया, करीब करीब वैसा ही सवाल है। जीवन में किसी को भी कोई भी क्षेत्र हो, अगर सफल होना है तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे कहां जाना है। हमें पता होना चाहिए कि किस रास्ते जाना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कैसे जाना है। हमें पता होना चाहिए कब तक जाना है। अगर इन बातों में हमारी सोच एकदम स्पष्ट होगी तो फिर विफलताएं आएगी तो भी, रुकावटें आएगी तो भी आपका लक्ष्य कभी ओझल नहीं होगा। ज्यादातर लोगों का क्या होता है, अगर आज कोई अच्छी मूवी देख करके आ गए और आप पूछोगे आप क्या चाहते हो, तो शाम को कह देगा
मैं एक्टर बनना चाहता हूं। आज कहीं वर्ल्ड कप देख करके आया, किसी ने पूछ लिया क्या चाहते हो, तो बोले मुझे क्रिकेटर बनना है। युद्ध चल रहा है, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और खबरें आ रही हैं, तो मन करता है नहीं अब तो बस सेना में जाना है और देश के लिए मर मिटना है। ये जो रोज नए नए विचार करते हैं, उनके जीवन में कभी भी सफलता नहीं आती है। और इसलिए हमारी मन की जो इच्छा है वो स्थिर होनी चाहिए। आज एक इच्छा, कल दूसरी इच्छा, परसों तीसरी इच्छा, तो फिर लोग कहते हैं ये तो बड़ा तरंगी है यार, ये तो कल तो ये सोचता था, ये सोचता था, ये तो बेकार है। तो इच्छा स्थिर होनी चाहिए। और जब इच्छा स्थिर हो जाती है तो अपने आप में संकल्प बन जाती है। और एक बार संकल्प बन गया, फिर पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहिए। बाधाएं हों, कठिनाइयां हों, तकलीफें हों, हमें लगे रहना चाहिए। सफलता आपके कदम चूमती हुई चली आएगी। थैंक यू सर। अच्छा, आप में से यहां रहते हो, इतना बड़ा परिसर है, आप में से कभी किसी को बहुत अच्छे खिलाड़ी बनने की इच्छा होती है? स्पोर्ट्समैन बताइए कौन है किसी को? हर एक को पढ़ लिख करके बाबू बनना है। अभी मैं पूछूंगा पुलिस अफसर किसको बनना है, तो सब हाथ ऊपर करेंगे। डॉक्टर किसने बनना है, सब हाथ ऊपर करेंगे। ऐसा ही होता है ना? अच्छा, आपके मन में कुछ बनने के लिए कर रहे हो काम, क्या आप लोग क्या बनने के लिए कर रहे हो? जो डॉक्टर बनने के लिए कर रहे हो जरा खड़े हो जाए। जो डॉक्टर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं बैठिए। जो कलेक्टर बनने के लिए काम कर रहे हो कौन कौन है? अच्छा, जो लोग आईआईटी में जाना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन है? एक बात बताऊं, अगर सपने देखने हैं तो बनने के सपने कम देखो, करने के सपने ज्यादा देखो। और एक बार करने के सपने देखोगे तो आपको उसे करने का आनंद और आएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि इतना बढ़िया परिसर है, अभी से तय करना चाहिए कि 3 खेल के अंदर तो ये हमारा धरती, ये हमारा आदिवासियों की भूमि, हम दुनिया में नाम कमा करके ले आएंगे। और आप देखिए, ला सकते हैं। आपने 1 साल पहले देखा होगा, पड़ोस में झारखंड में अपनी बालिकाएं, कोई साधन नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में गए। बेचारों के पास वो कपड़े भी नहीं थे, कुछ नहीं था, विमान क्या होता है मालूम नहीं था, लेकिन दुनिया में नाम कमा करके आ गए खेल के अंदर। झारखंड की आदिवासी बालिकाएं थी। हमारे मन में इरादा रहना चाहिए कि सिर्फ खेलने के लिए नहीं, एक अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए मैं एक माहौल बनाऊंगा। मैं खुद एक अच्छे खिलाड़ी बनूंगा। और जहां ये परिसर होता है वहां अच्छे खिलाड़ी तैयार करने की संभावना होती है, टैलेंट सर्च करने की संभावना होती है। और मैं चाहूंगा कि इस बढ़िया परिसर में, दूसरा, आप में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल सप्ताह में 1 दिन भी खेलने की बात आए तो कमरे के बाहर नहीं निकलते, शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं? कितने हैं? बताएंगे नहीं आप लोग? देखिए, जीवन में खेलकूद होना चाहिए, कितना भी पढ़ना क्यों ना हो। दिन में 3-4 बार तो पसीना आना ही चाहिए, इतनी मेहनत दौड़ना चाहिए, खेलकूद करना चाहिए। उससे पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होता है। स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है तो जीने का भी एक नया आनंद आता है। तो करेंगे, खेलेंगे, दिन में 4 बार पसीना छूट जाए ऐसा करेंगे? तो क्या इसके लिए धूप में जाके खड़े रहेंगे क्या? ऐसा तो नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।